हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं क्विकली कंफर्म कर देंगे, उनका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है उनको। सो ऑल लाइव क्लास स्टूडेंट्स, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, आई विल बी एबल टू स्टार्ट द डिस्कशन। सो कर दीजिए कंफर्म। आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्कशन फ्रॉम द प्रीवियस लेसन, जो बीएफएम के पेपर में मॉड्यूल ए के चैप्टर 3 का पार्ट है, और ये चैप्टर है कॉरस्पोंडेंट बैंकिंग को लेकर के। सो नीड फॉर कॉरस्पोंडेंट बैंकिंग। सो लास्ट सेशन में हम ट्राई कर रहे थे टू अंडरस्टैंड नीड फॉर कॉरस्पोंडेंट बैंकिंग, और इसमें 2 पॉइंट्स को हमने कवर कर लिया था। तो पहला पॉइंट है कॉरस्पोंडेंट बैंकिंग की ज़रूरत किनको है। सो क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत संभावनाएं हैं, ह्यूज पोटेंशियल है, इसलिए जो बिजनेस एंटिटीज़ हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशते रहते हैं कि कहाँ उनके लिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ताकि वो अपने प्रॉफिट को, अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकें। तो उनको ज़रूरत पड़ती है कॉरस्पोंडेंट बैंकिंग की। सिमिलरली हमने ये भी देखा था कि जो NRIs हैं, लेट अस टेक एग्जांपल फ्रॉम इंडिया। सो जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, तो जो आउटसाइड द कंट्री स्टे कर रहे हैं, तो अगर कॉरस्पोंडेंट बैंकिंग फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल होती रहें, तो वो अपनी रेमिटेंस की ट्रांजैक्शंस को आसानी से होस्ट कंट्री के साथ कर सकते हैं। तीसरा, correspondent banking facilities are essential for providing banking services in foreign countries where respondent bank does not have any physical presence. So अगर respondent बैंक एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, उसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो कॉरस्पोंडेंट बैंकिंग फैसिलिटीज के थ्रू वो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है अपने कस्टमर्स को। Banks use correspondent banks services to explore business opportunity with overseas clients abroad. तो जो रेस्पोंडेंट बैंक्स हैं, वो अकेले ये नहीं कि अपने कंट्री के कस्टमर्स को कंट्री के बाहर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट अस से रेस्पोंडेंट बैंक ए है, तो ये अपने कंट्री ए के अंदर, इसका कंट्री एक्स, इसका कस्टमर एक्स है, वाई है, जेड है, जिनकी फॉरेन कंट्री में ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो इनकी रिक्वायरमेंट को बैंक ए कॉरस्पोंडेंट बैंक लेटर से बी के थ्रू मीट कर सकता है। सो नॉट ओनली दैट, बैंक ए दैट इज रेस्पोंडेंट बैंक कंट्री बी के अंदर उसके कस्टमर्स हो सकते हैं कंट्री कस्टमर पी, कस्टमर क्यू, कस्टमर आर। तो रेस्पोंडेंट बैंक के लिए ये अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है कि वो फॉरेन कंट्री के अंदर कस्टमर्स को एक्सप्लोर करे, तलाश करे और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करे, एंड दैट टू विदाउट ओपनिंग एनी ब्रांच। तो ये तीसरी रिक्वायरमेंट, चौथी रिक्वायरमेंट है कॉरस्पोंडेंट बैंकिंग के लिए। So banks use correspondent banks services to explore business opportunity with overseas clients abroad and also retain their international clients while keeping cost down in maintaining such a relationship. तो कम कॉस्ट मेंटेन करते हुए भी वो दूसरे कंट्रीज में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं। Correspondent bank can conduct business transactions, accept deposits, collect documents on behalf of other host countries banks from whom they are offering such services. तो कॉरस्पोंडेंट बैंक वो कंडक्ट कर सकते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। नो फॉर एग्जांपल,
Bank A is a correspondent bank in India and it is a correspondent bank for Bank B in country B. तो इस केस में जो कॉरस्पोंडेंट बैंक ए है तो ये कंट्री ए के अंदर, इंडिया के अंदर बैंक बी के लिए डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकता है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकता है अगर उस प्रकार का सर्विसेज प्रोवाइड करने का उसके पास प्रोविजन है और लाइसेंस है, सो डॉक्यूमेंट्स के कलेक्ट कर सकता है. तो दीज फैसिलिटीज कैन ऑल्सो बी परमिटेड. Correspondent banks are more likely to be used for conducting business in foreign countries and act as a home country bank's agent abroad. तो यहाँ पे जब हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कॉरस्पोंडेंट बैंकिंग के करेक्टरिस्टिक्स की, correspondent banks are more likely to be used to conduct business in foreign countries and act as home countries bank's agent abroad. Correspondent bank is an activity which is negatively impacted by de-risking in certain regions and sectors. So correspondent banking एक ऐसी एक्टिविटी है जो नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है de-risking के कारण, कुछ रीजन्स के अंदर, कुछ सेक्टर्स के कारण. Correspondent banking system is a means of facilitating cross-border movement of funds. तो कॉरस्पोंडेंट बैंकिंग के थ्रू जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ फंड्स का यानी वायर ट्रांसफर्स हैं तो दे कैन टेक प्लेस. कॉरस्पोंडेंट बैंकिंग एनेबल्स FIs in accessing financial services in different currencies and countries, thus supporting international trade, commerce and remittance flows, and which contribute to promoting global financial inclusion also. तो कॉरस्पोंडेंट बैंकिंग के थ्रू FIs जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट करेंसीज के अंदर और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, और इस तरह वो सपोर्ट कर रहे होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को, कॉमर्स को और रेमिटेंसेस के फ्लो को. तो ये कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉरस्पोंडेंट बैंकिंग के. सो कॉरस्पोंडेंट बैंकिंग में बैंकों को फॉलो करने पड़ते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिकमेंडेशंस ऑल्सो. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF, उनका रिकमेंडेशन नंबर 13. तो ये रिक्वायरमेंट क्या है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सो दिस requires additional measures to be applied to cross-border correspondent banking relationships in addition to customer due diligence and enhanced due diligence measures in FATF recommendation for high risk customers. जो हाई रिस्क कस्टमर्स हैं उनके बारे में FATF की जो रिकमेंडेशन है वो क्या कहती है, वो कहती है एडिशनल मेजर्स लेने पड़ेंगे बैंकों को क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के अंदर. सो दैट मीन जो नॉर्मल कस्टमर ड्यू डिलीजेंस करते हैं बैंक्स अपने कस्टमर के लिए वो तो करना ही पड़ेगा, उसके एडिशन एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस भी बैंकों को करना होगा. Such additional measures are appropriate because cross-border correspondent banking relationships are seen to be of inherently higher risk than domestic customer relationships. तो FATF के मुताबिक जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हैं, क्रॉस बॉर्डर कॉरस्पोंडेंट बैंकिंग रिलेशनशिप है, उसमें रिस्क इनहेरेंट है और वो भी हायर रिस्क हैं. तो इनहेरेंटली जो हायर रिस्क हैं उनको कवर करने के लिए बैंकों को एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस करना होगा. कॉन्सिक्वेंटली सिंप्लीफाइड CDD, customer due diligence measures, are never appropriate in the cross-border correspondent banking context when cross-border activities are conducted. So जब भी cross-border activities को conduct किया जाएगा according to FATF, जो simplified customer due diligence है वो काफ़ी नहीं है क्रॉस बॉर्डर कॉरस्पोंडेंट बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में. इसीलिए
एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस की जरूरत है। Banks should refuse to enter into or continue correspondent banking relationship with counterparts who would not report all international domestic transactions above a threshold amount to National Control Agency in their respective countries, and also ensure that strict safeguards are put into place for sharing information. FATF की और रिक्वायरमेंट क्या है? तो अगर रेस्पोडेंट बैंक्स को लगता है कि उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं कॉरस्पोंडेंट बैंक्स, वो सभी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर अगर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं नेशनल कंट्रोलिंग एजेंसी को इन दैट कंट्री, तो उन कॉरस्पोंडेंट बैंकिंग के साथ रेस्पोडेंट बैंक्स रिलेशनशिप नहीं मेंटेन करेंगे। सो दिस मीन जो रेस्पोडेंट बैंक्स हैं तो दे हैव टू मेक श्योर कि उन कॉरस्पोंडेंट बैंकों के साथ वो डीलिंग ना करें जो कॉरस्पोंडेंट बैंक एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर जो ट्रांजैक्शन का रिपोर्टिंग है वो नेशनल कंट्रोलिंग एजेंसी जो डिफरेंट कंट्रीज में है, तो अगर उनको वो रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये रिक्वायरमेंट FATF की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अब हम जो क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर बेस्ड उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करें। So this is first question before us. Why is correspondent banking facility essential? क्यों essential है correspondent banking facility? To provide banking services in foreign countries where respondent bank has physical presence, to avoid business opportunities with overseas clients abroad, to retain domestic clients, to avoid maintaining international relationship with overseas clients. So correspondent banking facility essential क्यों है? So read all options carefully. To provide banking services in foreign countries where respondent bank has physical presence. तो आंसर हमारा ए बन सकता है, प्रोवाइडेड हम यहाँ पे लिखें हैज़ नो फिजिकल प्रेजेंस, तो यहाँ पे ये टाइपिंग एरर है, तो हियर इट शुड बी हैज़ नो फिजिकल प्रेजेंस। क्योंकि अगर रेस्पोंडेंट बैंक का फिजिकल प्रेजेंस है तो फिर कॉरस्पोंडेंट बैंक की सर्विस को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। What services can correspondent bank offer on behalf of another host country bank? So correspondent बैंक किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है on behalf of the respondent bank which is in another country? Conduct business transactions, accept deposits, collect documents, or all the above. So question number 2 के लिए what will be the answer? The answer will be yes, all the above. ये सारे के सारे ही सर्विसेज कॉरस्पोंडेंट प्रोवाइड करते हैं on behalf of respondent bank in another country. How do banks use correspondent banks services? कॉरस्पोंडेंट बैंक्स की सर्विसेज को बैंक किस प्रकार से यूज करते हैं? To avoid exploring business opportunities with overseas clients, to retain only domestic clients, to explore business opportunities with overseas clients abroad and retain international clients while keeping cost down, और none of these. तो इनमें कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है जो हमारा आंसर बन सकता है? क्वेश्चन नंबर 3. So answer here will be C, exploring business opportunity with clients abroad. What has negatively impacted correspondent banking in certain regions and sectors? नेगेटिवली इम्पैक्टेड कॉरस्पोंडेंट बैंकिंग क्या है जो कुछ रीजन्स में और कुछ सेक्टर्स में है? डी, रिस्किंग,
high customer due diligence measures, a lack of demand for international trade, or availability of global branches. तो what shall be the answer here? तो यहाँ पे आंसर हमारा बनेगा डी रिस्किंग, यानी आंसर ए। फ्रेंड्स, अभी तक लाइव क्लास के जिस स्टूडेंट का लाइक डिसलाइक कंप्लीट नहीं हुआ है वो क्विकली कंप्लीट कर देंगे, और जो हमारे रिकॉर्डेड वर्जन वाले स्टूडेंट्स होंगे, अगर उनको ये सेशन यूज़फुल लग रहा है तो वो भी सेशन को वॉच करते हुए लाइक डिसलाइक के प्रोसेस को अगर कंप्लीट करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मैनी अदर स्टूडेंट्स। तो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर दीजिए, और ये भी मत भूलिए कि केस स्टडीज CIB के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपको मार्क्स दिलवाने के लिए। और केस स्टडीज को आपने यूज़ कैसे करना है? सो सबसे पहले वीडियो लेसन्स के थ्रू या जो बुक आप पढ़ रहे हैं उसके थ्रू अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको ठीक से अंडरस्टैंड करिए, और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद केस स्टडीज के थ्रू जो क्लैरिटी है उस क्लैरिटी को लेकर के आइए। इसीलिए केस स्टडीज आपको बहुत हेल्प करती हैं टू स्कोर बेटर इन द एग्जाम। और हमारी ऐप के अंदर आपको बहुत सारी केस स्टडीज अवेलेबल हो जाएंगी, तो उनको यूज़ करके उसका बेनिफिट लीजिए। यस कर दीजिए लाइक डिसलाइक जिन स्टूडेंट्स का अभी तक भी नहीं हुआ है। तो चलिए मैं आगे चलता हूं, आप लाइक डिसलाइक को कंप्लीट करना। व्हाट आर टू मेन बेनिफिट्स ऑफ कॉरस्पोंडेंट बैंकिंग? तो दो मेन बेनिफिट कौन से हैं? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं, तो देखिए कौन सा आंसर हमारा सही बनता है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो ये दो मेन बेनिफिट्स कौन से हैं? तो ये हैं facilitating cross-border movement of funds and promoting global financial inclusion. Question 6. What does FATF recommendation 13 require for cross-border correspondent banking relationship? FATF recommendation 13 नंबर क्या उसका डिमांड है? Only customer due diligence measures, only enhanced due diligence measures, या additional measures on top of customer due diligence and enhanced due diligence measures, and no measures are required for cross-border correspondent banking relationship? तो कौन सा ऑप्शन आंसर हमें लगता है इट इज मोर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए? So what is answer for question number 6? So answer here is C, additional measures, यानी CDD तो होना है, there should be enhanced due diligence as well, EDD भी होना चाहिए। Why are additional measures required for cross-border correspondent banking relationship according to the given information? Because they involve higher cost than domestic customer relationships, because they involve inherently higher risk than domestic customer relationship, because they require more time and effort to establish than domestic customer relationship, or none of the above. तो कौन सा लगता है आपको कि वो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7? So what is the appropriate answer for question number 7? तो appropriate answer है B, that is it involves inherently higher risk compared to domestic customer relationships. What should banks do regarding counterparts do not report all international domestic transactions above a threshold amount to National Control Agency? अगर कॉरस्पोंडेंट बैंक नेशनल कंट्रोल एजेंसी को
ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट नहीं करते तो रेस्पोंडेंट बैंकों को क्या करना है? कंटिन्यू कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप, refuse to enter into or continue the correspondent banking relationship, increase threshold amount for reporting transactions, या report the counterparts to a different national control agency. So question number 8, what will be the answer? तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर बनेगा बी, रिफ्यूज टू एंटर इनटू और कंटिन्यू द कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स। जो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स हैं उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। सो किस तरह की वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से फंक्शंस करते हैं कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट बैंक्स। As correspondent bank is based on the services that are provided by one bank to another bank, it is largely used in international business operations. So, correspondent banking है वो किसके ऊपर बेस्ड है? सर्विसेज के ऊपर बेस्ड है जो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक प्रोवाइड करते हैं टू द रेस्पोंडेंट बैंक्स, एंड इट इज लार्जली यूज्ड इन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस। द फंक्शंस कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। तो कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट बैंक्स। सो सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंट सर्विसेज। तो सबसे पहला फंक्शन है अकाउंट सर्विसेज। अकाउंट सर्विसेज के अंदर क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है बाय द कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स। दीज सर्विसेज रिक्वायर हैविंग अकाउंट रिलेशनशिप विद द फॉरेन बैंक। तो अकाउंट सर्विसेज का जो पहला रिक्वायरमेंट है वो है, अगर बैंक ए या बैंक सी कॉरस्पॉन्डेंट बैंक है और बैंक आर रेस्पोंडेंट बैंक है, तो उस केस में बैंक आर दैट इज रेस्पोंडेंट बैंक मस्ट बी हैविंग एन अकाउंट विद बैंक सी। तो अकाउंट सर्विस में ये पहली रिक्वायरमेंट है दैट द रेस्पोंडेंट बैंक शुड हैव अकाउंट विद द कॉरस्पॉन्डेंट बैंक। तो इसमें फंक्शंस क्या क्या होंगे? सो फर्स्ट इज क्लियरिंग हाउस फंक्शंस। सो क्लियरिंग हाउस फंक्शन में द कॉरस्पॉन्डेंट बैंक ऑफर्स सर्विसेज रिलेटिंग टू हैंडलिंग ऑफ आउटवर्ड पेमेंट्स, receipt of inward payments and collections through account maintained with it। तो अगर अकाउंट मेंटेन किया होगा तो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक क्या ऑफर करेगा? अगर आउटवर्ड पेमेंट्स करनी है रेस्पोंडेंट बैंक ने तो उनको हैंडल करेगा कॉरस्पॉन्डेंट बैंक, और अगर इनवर्ड पेमेंट्स रिसीव करनी है रेस्पोंडेंट बैंक में तो उस केस में भी कॉरस्पॉन्डेंट बैंक उस अकाउंट के थ्रू उन इनवर्ड रेमिटेंसेस को हैंडल करेगा। तो इसमें उस अकाउंट को यूज किया जाएगा सो क्लियरिंग हाउस फंक्शंस पर्पस के लिए। द अकाउंट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट क्लेम्स, चेक कलेक्शंस, ड्राफ्ट्स, चेक्स इशूड ऑन अकाउंट। तो इन एडिशन टू द फर्स्ट फंक्शन, तो इसके अंदर जो लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन किए गए हैं बाय द रेस्पोंडेंट बैंक्स, अगर उनमें पेमेंट्स को रीइंबर्स करना है तो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक उन पेमेंट्स को रीइंबर्स भी करेगा, और अगर चेक कलेक्शन के कोई अरेंजमेंट्स हैं बाय द रेस्पोंडेंट बैंक्स तो उन चेक्स को कलेक्शन भी करेगा और चेक्स को इशू भी किए जाएंगे। तो अगेन दिस इज अकाउंट रिलेटेड सर्विस। Services include providing of statement of account at predefined intervals and advices and details of transactions which are handled through the account। इसके अलावा कॉरस्पॉन्डेंट बैंक जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है उस अकाउंट का
सो प्री डिफाइंड इंटरवल्स के ऊपर वो स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा एंड अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट एडवाइसेस प्रोवाइड करेगा या डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन भी प्रोवाइड करेगा जो उस अकाउंट के थ्रू हैंडल की गई बाय द कॉरस्पॉन्डेंट बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट बैंक. The services would include providing an intraday line of credit for approval of payment instructions in anticipation of cover funds to be received later during the day or overnight. तो सर्विस में और क्या होगा? इंट्राडे लाइन ऑफ क्रेडिट. सो इंट्राडे लाइन ऑफ क्रेडिट मीन्स जिसमें कॉरस्पॉन्डेंट बैंक एक्सटेंड करेगा ओवरड्राफ्ट ड्यूरिंग द डे पीरियड. तो जब भी जरूरत पड़ेगी ड्यूरिंग डे पीरियड तो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक पे कर देगा विद द कंडीशन सो बाय क्लोज ऑफ दैट डे उसका जो कवर फंड्स हैं वो उसको मिल जाने चाहिए. सो दिस मीन ए सॉर्ट ऑफ इंट्राडे ओवरड्राफ्ट. तो ये सारी की सारी सर्विसेज अकाउंट सर्विसेज का पार्ट है. सो सेकेंड टाइप ऑफ सर्विसेज है कलेक्शन की सर्विसेज. कलेक्शन की सर्विसेज में कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स प्रोवाइड सर्विसेज एज एजेंट फॉर कलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज वेल एज चेक्स इन देयर कंट्री. सो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक क्या कलेक्ट करेंगे? एक्सपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, इंपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, bills of exchange, also the checks in those countries जहां correspondent बैंक exist करते हैं. They also credit proceeds of such collections after realization to account maintained with them. तो अगर अकाउंट मेंटेन किया गया हो तो उस अकाउंट के अंदर आफ्टर रियलाइजेशन उन कलेक्शंस के अमाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा. In addition to this, so this service may include follow-up for payments, reminders, notings and protesting of bill of exchange and also taking steps to safeguard interest of the respondent banks. तो इन सर्विसेज के अलावा जो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक है वो पेमेंट्स के लिए फॉलोअप कर सकता है इन द होस्ट कंट्री, रिमाइंडर्स इशू कर सकता है उन पार्टीज को जो उस कंट्री के अंदर हैं, और अगर ज़रूरत पड़े बिल ऑफ एक्सचेंज अगर डिसऑनर होते हैं तो उसका जो लीगल प्रोसेस है नोटिंग को लेकर के या प्रोटेस्टिंग को लेकर के उसको भी वो कंप्लीट करवा सकता है. और इसके अलावा ऐसे कुछ भी स्टेप्स जो रेस्पोंडेंट के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करें तो वो स्टेप्स भी कॉरस्पॉन्डेंट बैंक इनिशिएट कर सकता है. The foreign bank also collects clean instruments for credit to account of the bank. So in addition to bill of exchange, तो foreign bank that mean the correspondent bank अगर clean instruments हैं तो उनको भी वो collect कर सकता है और account में credit कर सकता है. Some correspondent banks offer facilities like cash letters for collecting the proceeds of checks drawn on the customer in the overseas locations, lock boxes where counterparties may drop checks, drafts pertaining to trade receivables for client bank, etc., which enable respondent bank to collect proceeds faster through correspondent banking network. यानी ये फैसिलिटीज भी कॉरस्पॉन्डेंट बैंक ऑफर कर सकते हैं. सो कलेक्शन के अंडर ये सारी फैसिलिटीज हैं जो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक प्रोवाइड करते हैं.